नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 10वीं कक्षा के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से ली गई है। जैसा कि पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है √49/√64, ऑप्शन नंबर बी है 22/7, ऑप्शन नंबर सी है पाई और ऑप्शन नंबर डी है 5√2/2। अब ध्यान रखेंगे तो जैसे 49/64 है, ऑप्शन नंबर ए है 49√49/64। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q का मान शून्य नहीं हो, अर्थात हर का मान शून्य नहीं होना, अर्थात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। तो 49 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 7 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाता है। इस प्रकार 7/8 एक पूर्ण संख्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ। इस प्रकार से यह 49/64 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें 22/7, तो यह ऑलरेडी पूर्णांक संख्या है, इसीलिए यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी पाई है और ऑप्शन नंबर डी है 5√2/2। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 5√2/√2। √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5, और ये 5 क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब रह गई बात ऑप्शन नंबर सी की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाई, क्योंकि पाई का एक पूर्ण मान ज्ञात नहीं किया गया है, ऐसे अनुमानित मान लिया गया है 3.14, और यह एक अपूर्णांक संख्या है, इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 22/7 अपरिमेय है। 22/7 एक पूर्ण अंक है और यह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का अगर पूछा जाए तो यह अपरिमेय संख्या है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जानते हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है q, ऑप्शन नंबर बी है 2q, ऑप्शन नंबर सी है 2q+1 और ऑप्शन नंबर डी है 2q-1। तो आइए बारी बारी से हमें क्या निकालना है? समधन पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना है? समधन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक कैसे निकलता है? जैसे कि यहाँ q रख दिए, q का मान कुछ भी नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्या। q का मान 1 भी हो सकता है, q का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब सम संख्या की बात कर रहा है, तो सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। लेकिन q का मान 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ये सभी तो विषम संख्या, लेकिन प्रश्न में तो कह रहा है केवल समधन पूर्णांक, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 डाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2q। आइए देखते हैं। 2 q के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। इस q की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। q की जगह पर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6। q की जगह पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसके स्थान पर, q के स्थान पर 1 2 3 अर्थात सम रखे या विषम रखे, हर स्थिति में क्या मिलेगा? हमें सम संख्या मिलेगी। अर्थात समधन पूर्णांक कौन हो सकता है? 2q। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2q क्या है? एक समधन पूर्णांक है। अब बात 2q+1 की करें। 2q+1 जो ऑप्शन नंबर सी दिया है 2q+1, तो ध्यान रखें q की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 3। 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 1 जोड़ देंगे तो 5,
2 में 3 से गुना करेंगे 6, 1 जोड़ेंगे तो 7। ये सभी के सभी क्या मिल रहा है? विषम धन पूर्णांक। अगर परीक्षा में आ जाए निम्न में से कौन सा विषम धन पूर्णांक है, तो ध्यान रखिएगा 2q + 1, 2q + 3, 2q + 5, ये सभी क्या होंगे? विषम धन पूर्णांक होंगे। अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 0.54 उसके ऊपर रैंक है, तो इसे p/q यानी एक पूर्ण संख्या के पूर्णांक संख्या के रूप में इसे लिखें। ध्यान रखें, इसको लॉन्ग टर्म में बनाने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। जैसे कि 54 है, 0.54 है, तो इसको हम लोग को क्या लिख देना है? 54, 54 हो जाएगा। और जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा, जैसा कि इसमें कितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग है? 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो यहां क्या नीचे डाल देंगे 2 9। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यहां 0.54 है और उसके ऊपर रेकरिंग है, तो 0.54 लिखकर उसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। अब 5 4 54 हो जाएगा, और नीचे 2 संख्या पर ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, तो 2 9 डाल देंगे। ठीक है, जितने पर रेकरिंग रहेगा उतना में उसके बदले में 9 लिखना है। अब कटाइए इसको 9 से, 9 × 6 = 54, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा? 6/11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6/11। अगर इसी पर एक एग्जाम्पल और दूसरा समझे, थोड़ा सा प्रकृति चेंज करके, अगर इसको 0.317 और इन तीनों पर रेकरिंग डालें, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? 317 और 3 संख्या पर रेकरिंग है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 9 लिख सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसा कि 0.23 और 3 पर ही केवल रेकरिंग रहे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? समझिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ 23 है, 23 है, तो यहाँ 23 लिख देंगे। जो संख्या जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है, जैसे कि 2 3 में रेकरिंग 3 पर है लेकिन 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम जिस पर नहीं है उसको घटा लेंगे, जिस पर नहीं है उसी को घटाना है, ये बात ध्यान रखें। 3 अंक रहे तो तीनों अंक लिख देना है, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करना है? घटा लेनी है। तो इस पर 2 पर रेकरिंग नहीं है, इसको घटा लिए। अब ध्यान रखना है नीचे, इसके पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि रेकरिंग वाले के लिए 9 डालना है, तो इसमें कितने पर रेकरिंग है? 1 पर रेकरिंग है, इसलिए क्या डालेंगे? यहाँ पर 1 9 लिखेंगे। और बिना रेकरिंग वाला कितने अंक है? 1 ही अंक है, और उसके बदले में हम लोग क्या डालेंगे? 0। तो ये आ गया 23 में से 2 को घटाएंगे, कितना आ गया? 21, और बटे में कितना है? 90। तो अब कटाएंगे 3 से, 3 7 21, 30 3 90, कितना आ गया आंसर? 7/30। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें एक प्रश्न लिए लेकिन कई प्रश्नों का हल को हम लोगों ने समझा। अब √5, √5 कौन सी संख्या है? तो ध्यान रखें, हम जानते हैं कि √5 एक अपूर्णांक है, इसका पूर्ण यथावत मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए जिसका मान पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो सकती, यानी पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है, वह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या पर जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं? जैसा कि 2 परिमेय संख्या 2 और 3 ले लेते हैं, 0 और 1। ध्यान रखेंगे 0 1 परिमेय संख्या है, क्लास 9th में भी पहला ही क्वेश्चन है 0 कौन सी संख्या है, तो 0 1 परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो ध्यान रखें 2 परिमेय संख्याओं के बीच ऑप्शन है इसमें 1, ऑप्शन है 1 2 3 और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो ध्यान रखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। बहुत सारे परिमेय संख्या ज्ञात है, आप दो मन है 2 निकालिए, 50 100 1000 अनंत संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एलसीएम, ध्यान रखें दे रहा है ये प्रश्न, एलसीएम 26,91 का मान कितना दिया गया है? 26,91 का मान दिया गया है 182। कितना दिया गया है? 182। तो पूछ रहा है कि HCF 26,91 का मान क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक सूत्र पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि HCF
गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एचसीएफ का मान तो नहीं दी गई है, एचसीएफ छोड़ दीजिए। एलसीएम का मान दिया गया है कितना? 182। ठीक है, और दोनों ही संख्या दी गई है सवाल में, 26 और 91। एक बार लिख दीजिए 26 और एक बार लिख दीजिए 91। अब हम लोग को क्या करना है? कटा देनी है। हम लोग को निकालना क्या है? एचसीएफ। तो 26 गुने 91 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 182। अब आइए जरा काटते हैं इसको, काटिए तो इसको 13 से, 13 एकम 13, कितना बचा? 5, 5 2 52, 13 चौके 52 और फिर 13 दूना 26 कट जाएगा। 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 सते 14। अब 7 से कटाएंगे तो कितना होगा? 13 सते 91। तो एचसीएफ कितना आया बाबू? एचसीएफ आ गया 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, ऑप्शन नंबर ए। एलसीएम 26,91 बराबर 182 दी गई है, तो एचसीएफ 26,91 का मान क्या होगा? तो आंसर कितना आएगा? 13। कैसे बनाए ये आपने देखा। अब आगे कह रहा है प्रश्न, 2 या अधिक अभाज्य संख्या का मौशा क्या होगा? कोई भी अभाज्य संख्या दो ले ली। एक अभाज्य संख्या 2 है और एक अभाज्य संख्या 3 है। अगर इन्हीं का एचसीएफ निकालें तो 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 1। फिर हम इसे 2 को उतारेंगे, 1 दूना 2 कट गया। यह आर क्या आ गया? शेषफल क्या आ गया? 0। तो शेषफल 0 आ गया, तो उसका भाजक क्या है? 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। तो यानी इसमें हमें निष्कर्ष ये निकला कि कभी भी 2 अभाज्य संख्याओं का मौशा निकालेंगे तो उसका मान हमेशा ही 1 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। π/4 एक संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जो ही पाई आ जाए तो पाई एक अपूर्णांक संख्या है, इसी कारण यह क्या होगा? अपूर्णांक संख्याएं अपरिमेय की श्रेणी में आती है। इस प्रकार यह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पाई आ गया π/4, तो π/4 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों को देखेंगे, जैसा कि मान लिए कि ए कोई भाज्य संख्या है, इसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ध्यान रखें, इसे भाज्य बोलेंगे जिसमें भाग दिया जाता है, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसे शेष या शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, अर्थात a इक्वल भाजक को हम लोगों ने क्या माना? भाज्य को क्या माना? a, भाजक को क्या माना? b, भागफल को क्या माना? q, और शेषफल को हम लोगों ने क्या मान रखा था? r, अर्थात a बराबर bq प्लस r। ध्यान रखेंगे, कभी भी शेषफल का मान, ध्यान से सुनिए, कभी भी शेषफल का मान हमेशा भाजक से कम होती है। किससे कम होती है? भाजक से कम होती है। शेषफल भाजक से कम होती है, शून्य भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका मान, किस शेषफल का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा वो बड़ा होता है। किसका मान? शेषफल का मान। शेषफल का मान 0 होता है या 0 से बड़ा होता है,
लेकिन हमेशा ही छोटा होता है किसके? भाजक से। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। शेषफल का मान शून्य होता है, यानी पूरे पूरे कट जाएगा तो शून्य हो जाएगा। जैसे अगर 3 में से 12 में भाग देना हो, 3 चौके 12, ये क्या हुआ? पूरा कट गया। शेषफल क्या आ गया? यहाँ पर 0 आ गया। तो शेषफल का मान शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा ही वह भाजक से कम होता है। ठीक है। अब ध्यान रखें, कभी कभार ये पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आप किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? तो ध्यान रखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग HCF यानी महत्तम समापवर्तक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। शांत अशांत दशमलव की बात आती है, तो ध्यान रखेंगे शांत होने की शर्त क्या है? शांत, कोई भिन्न शांत दशमलव होगा, इसके लिए क्या होगा? सबसे पहला इसके भिन्न के, इसके हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए। दूसरा नंबर पर केवल 5 होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए, मतलब उसके हर का जब गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंड में केवल और केवल 5 होना चाहिए। तीसरा नंबर 2 और केवल 2 और 5 हो, यानी अगर केवल 2 आता है, जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में, इसमें हम उदाहरण लिख सकते हैं जैसे 17/8। इस 8, ये हर की बात की जा रही है, तो हर कितना है? 8, और 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 केवल 2 ही मिलेगा, अर्थात इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 है। तो यह निश्चित रूप से क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होंगी। अगर मान लेते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं केवल 5। अगर मान लिए कि यहाँ पर हम लोग 13/125 कर देंगे, तो 125 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, अर्थात इसमें भी केवल और केवल 5 ही आ रहा है। तो ये भी क्या होगा? इसका भी दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत होगी। लेकिन अगर यहाँ मान लिए कि अगर उदाहरण डाल रहे हैं यहाँ 17 और यहाँ 17/40, 40 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 17, 2, 2 और 5, 2, 2, 5, 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, अर्थात इसके हर के गुणनखंड में क्या मिला? 2 और 5 दोनों मिला। तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगी। लेकिन ध्यान रखें, 2 5 के स्थान पर अगर कोई आ जाए, जैसे अगर हम लोग 30 की बात करते हैं, जैसे 11/30, ये क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे 11, 30 का निकालेंगे तो 2, 6 पंचे 30, इसमें 2 भी है, 5 भी है, लेकिन उसके साथ क्या है? 3 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भिन्न को शांत या अशांत हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, कभी कभार पूछ देता है कि 2 अपरिमेय संख्या, ठीक है, 2 अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए √5 और ये √2, ये दोनों ही अपरिमेय संख्या है। तो 2 अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? तो 2 अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? ध्यान रखें, 2 अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है, सॉरी, 2 अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। अब हम लोग जानेंगे, एक प्रश्न ये पूछ देता है कभी कभार परीक्षाओं में कि जैसे कह देगा कि 40 के अभाज्य गुणनखंड में, 40 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? घात होगा 40 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? तो ध्यान रखें, सीधे हम लोग क्या करेंगे? 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटाएंगे 20 दूना 40, 2 से कटाएंगे 10 दूना 20, 2 से कटाएंगे 2 पंचे 10। अब हमें क्या मिला? 40 के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 2 3 बार मिला, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5। 2 के घात कितना है? 1 2 3, 3 है,
2 गुने 3। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि 40 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 कितना बार आया है, 3 बार, अर्थात इसका घात कितना होगा, 3। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही सभी प्रश्नावली का, सभी पाठ का आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव दी जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।